आषाढ़ का महीना लग चुका था। आसमान में काले बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी, जो किसानों के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की लकीरें खींच रही थी। माधव अपने पुराने हल को ठीक कर रहा था। उसके घर की दीवारें बारिश की मार से थोड़ी झुक गई थी, पर उसके हौसले अभी भी फौलादी थे। पार्वती, ओ पार्वती, जरा पानी तो लाना। आज खेत की मेड़ बांधनी है। लगता है शाम तक इंद्रदेव मेहरबान हो जाएंगे। लाती हूँ जी। जरा माँ जी को काढ़ा पिला दूं? रात भर उन्हें जोर की खांसी उठी थी। काकी की तबीयत सुधर नहीं रही है। लाला का पिछला ब्याज ही इतना है कि शहर के डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत नहीं होती। आप चिंता न करें। इस बार अगर धान की फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले माँ जी का इलाज कराएंगे। गांव के चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे लाला धनीराम अपनी गद्दी बिछाए बैठा था। उसके हाथ में एक मोटा रजिस्टर था, जिसमें आधे गांव की तकदीर कैद थी। तभी माधव वहां से गुजरता है। अरे ओ माधव, कहाँ भागा जा रहा है? जरा इधर तो आ। देख, तेरा नाम इस रजिस्टर में सबसे ऊपर चमक रहा है। प्रणाम लाला जी, बस खेत पर जा रहा था। ये प्रणाम वराम छोड़। ये देख, पिछला 3 साल का लगान, उस पर खाद का पैसा और ऊपर से बीमार बुढ़िया की दवा का उधार। कुल मिलाकर मामला अब तेरी जमीन से ऊपर जा रहा है। क्यों माधव, लाला जी की बात समझ आ रही है या गर्दन पर हाथ रखकर समझाऊं? लाला जी, मैं भाग नहीं रहा हूं। इस बार फसल कटते ही आपके पैर पकड़ लूंगा और सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। बस थोड़ा समय और दे दीजिए। समय तो रेत की तरह फिसल रहा है बेटा। देख, अगले पूर्णमासी तक अगर आधा पैसा जमा नहीं हुआ तो वो 3 बीघे वाला खेत जो तेरे दादा ने छोड़ा था, वो अब मेरी हवेली का हिस्सा बनेगा। माधव भारी मन से खेत पहुंचा। वह मिट्टी जिसे उसने अपने पसीने से सींचा था, आज उसे छिनती हुई लग रही थी। तभी वहां बिरजू आता है, जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है। माधव भाई, सुना है लाला ने आज चौपाल पर तुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। किस्मत का खेल है बिरजू। जमीन गई तो हम भूखे मर जाएंगे। पर तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। लाला बड़ा खतरनाक आदमी है, उससे बचकर रहना। वो जब चुप होता है तो समझो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तू कहना क्या चाहता है बिरजू? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं, रात होने वाली है। बिरजू वहां से तेजी से चला गया। उसे पता था कि लाला ने उसे माधव के खिलाफ एक बड़ी साजिश में शामिल करने के लिए जाल बुना है। उधर लाला अपनी हवेली के अंधेरे कमरे में मंगू और चंगू के साथ कुछ खिचड़ी पका रहा था। मंगू, काम पक्का होना चाहिए। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे हों तो वो गहने माधव की अनाज वाली कोठी में दबा देना। पर मालिक, बिरजू को कैसे मनाएंगे? वो माधव का लंगोटिया यार है। बिरजू मेरी मुट्ठी में है। उसे जुए के कर्ज ने कहीं का नहीं छोड़ा। वो चुप रहेगा, वरना उसका घर भी नीलाम होगा। कल सुबह जब मंदिर के गहने चोरी होने का शोर मचेगा तो माधव की ईमानदारी का सारा भूत उतर जाएगा। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह में एक दिया टिमटिमा रहा था। तभी 2 साए दबे पांव मंदिर की ओर बढ़े। जल्दी कर चंगू, पुजारी जी की आंख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। मालिक ने कहा है कि सिर्फ माँ पार्वती के गहने उठाने हैं। ये रहे, जल्दी झोले में डाल। गहने चुराने के बाद वे दोनों परछाइयों की तरह माधव के घर के पिछवाड़े पहुंचे। माधव और उसका परिवार थका हारा गहरी नींद में था। मंगू ने दीवार फांदकर अनाज रखने वाली बड़ी मिट्टी की कोठी के पीछे एक गड्ढा खोदा और गहनों की पोटली वहां दबा दी। काम हो गया, अब सुबह का तमाशा देखने लायक होगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में कोहराम मच गया। पुजारी जी जब मंदिर की सफाई करने पहुंचे तो मां की प्रतिमा से स्वर्ण आभूषण गायब थे। अनर्थ हो गया, गांव पर विपत्ति आएगी। किसी पापी ने मैया के गहने चुरा लिए
बचाओ, कोई दौड़ो। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती है। लाला धनीराम बनावटी गुस्से के साथ प्रवेश करता है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? मेरे जीते जी इस पावन गांव में चोरी? पुजारी जी, आप चिंता न करें। चोर चाहे पाताल में छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पर लाला जी, रात में तो पहरा रहता है, कोई बाहर का आदमी कैसे आ सकता है? मतलब चोर गांव का ही है, और चोर वही हो सकता है जिसे रुपयों की सबसे ज्यादा भूख हो, जिसका घर कर्ज में डूबा हो और जिसकी मां मरणासन्न हो। माधव अपनी मां को पानी पिला रहा था कि तभी लाला, मुखिया और पूरा गांव उसके आंगन में आ धमका। मुखिया जी, लाला जी, आप सब एक साथ सुबह सुबह, क्या बात है? माधव, मंदिर में चोरी हुई है। लाला का कहना है कि चोर तुम्हारे घर की ओर भागा था। क्या? मंदिर में चोरी? पर मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो रात भर मां की सेवा में लगा था। पार्वती गवाह है। चोर की पत्नी क्या कभी सच बोलेगी? तलाशी लो इसके घर की। मंगू, शुरू हो जा। लाला जी, हमारे घर में गरीबी जरूर है, पर बेईमानी नहीं। हमारे बाप दादाओं ने कभी किसी का हक नहीं मारा। अरे, यहां की मिट्टी कुछ ढीली लग रही है, जैसे अभी अभी खोदी गई हो। मंगू मिट्टी हटाता है और वही मखमली पोटली बाहर निकालता है। गांव वाले जोर से चिल्ला उठते हैं। धिक्कार है माधव। मुखिया जी, भगवान की कसम, मैंने ये नहीं किया। ये यहां कैसे आया मुझे नहीं पता। ये किसी की साजिश है। अब कस्मों से क्या होगा? गहने तेरे घर से मिले हैं। मुखिया जी, इस चोर को गांव में रहने का कोई हक नहीं। इसने मंदिर को अपवित्र किया है। प्रमाण तुम्हारे खिलाफ है माधव। गांव की मर्यादा कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अभी इसी वक्त गांव छोड़ना होगा। तुम्हारी जमीन लाला के पास गिरवी रहेगी जब तक कि इस पाप का प्रायश्चित न हो जाए। माधव ने अपनी बीमार मां को उठाया और पार्वती ने एक छोटी सी पोटली उठाई और वे रोते हुए गांव की सीमा से बाहर निकलने लगे। पूरा गांव उन्हें नफरत की निगाहों से देख रहा था, सिवाय बिरजू के, जिसकी आत्मा उसे कचोट रही। गांव से दूर घने जंगल के किनारे एक पुरानी शिकारी कुटिया थी। माधव ने वही शरण ली। जी, अब क्या होगा? खाने को दाना नहीं, ऊपर से माँ जी की हालत बिगड़ रही है। पार्वती, इंसान की अदालत में न्याय नहीं मिला, पर भगवान की लाठी बेआवाज होती है। मैं कल पड़ोस के गांव जाऊंगा मजदूरी ढूंढने। हम हारेंगे नहीं, मिट्टी का कर्ज चुकाना अभी बाकी है। जंगल की उस टूटी फूटी कुटिया में सुबह का उजाला किसी उम्मीद की तरह नहीं, बल्कि एक नई चुनौती की तरह आया। मां, थोड़ा गर्म पानी पी ले। बस आज रुक जा, मैं पास की बस्ती में जा रहा हूं। कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। बेटा, तू कहीं मत जा, मुझे डर लग रहा है। गांव वालों ने हमें चोर समझ लिया, अब भगवान ही हमारा सहारा है। माँ जी, हिम्मत मत हारिए। माधव जी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, आप बस थोड़ा आराम कीजिए। माधव गांव-गांव भटकता रहा, पर चोर होने का ठप्पा उसका पीछा कर रहा था। लाला ने अफवाह फैला दी थी कि माधव एक शातिर अपराधी है। आखिरकार एक नए जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे काम दिया, जिन्हें मजदूरों की सख्त जरूरत थी। देख भाई, काम भारी है। पत्थर तोड़ने हैं और कुआं खोदना है। दिन के सिर्फ 150 रुपए मिलेंगे और एक वक्त का खाना। मंजूर है? ठाकुर साहब, मुझे काम चाहिए। बस इतना दे दीजिए कि मेरी बीमार मां को दवा और पत्नी को 2 रोटी मिल सके। मैं रात दिन एक कर दूंगा। हर चोट के साथ उसे लाला धनीराम का वो चेहरा याद आता, जिसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, पर उसने काम नहीं रोका। उधर गांव में लाला खुश था। उसने माधव के खेत पर कब्जा कर लिया था। वो अपने बेटे विलास के साथ बैठकर जश्न मना रहा था। पिताजी, आपने कमाल कर दिया। वो उपजाऊ जमीन अब अपनी है। सुना है सरकार वहां से सड़क निकालने वाली है। हमें तो करोड़ों का मुआवजा मिलेगा। अरे बिरजू, आजा, तेरे हिस्से का इनाम भी तो देना है। ये ले 500 रुपए और मौज कर। लाला जी, ये रुपए नहीं,
माधव की बद्दुआ है। मेरा जी घबरा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका पाप मेरे सिर चढ़ेगा। अब ज्यादा साधु मत बन, जा यहां से, वरना तेरा घर भी छीन लूंगा। रात गहरी हो चली थी। माधव काम से वापस नहीं लौटा था। कुटिया के बाहर भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। पार्वती और काकी अंदर डरी हुई बैठी थी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? कौन है वहां? अंधेरे से एक तेंदुआ धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। पार्वती का हाथ कांप रहा था। माधव जी, कहाँ हैं आप? बचाइए! माधव अंधेरे से दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में ठाकुर द्वारा दी गई कुल्हाड़ी थी। हट जा दरिंदे, एक बेगुनाह का घर उजाड़ना चाहता है। तेंदुआ माधव की आंखों में आग देखकर पीछे हट गया और जंगल में ओझल हो गया। डरो मत पार्वती, जब तक मैं जिंदा हूं काल भी तुम्हें नहीं छू सकता। देख, मैं दवा और आटा लाया हूं। उसी रात बिरजू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसे रह रहकर माधव का वो चेहरा याद आ रहा था जब उसे गांव से निकाला गया था। मां, मैं कायर हूं। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, पर अब और नहीं। लाला ने मुझे डराया था, पर अब मैं मौत से नहीं डरता। मैं सच बोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूरज आग उगल रहा था, पर माधव का हथौड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी देह से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे गंगा की धार। ठाकुर विक्रम सिंह दूर से ये सब देख रहे थे। बस कर माधव, शरीर है, पत्थर नहीं। इतनी जान क्यों झोंक रहा है? ठाकुर साहब, जिसके पास खोने को कुछ न बचा हो, उसे सिर्फ काम ही जिंदा रखता है। मुझे अपनी मां की दवा के लिए और पैसे चाहिए। धीरज रख, समय हर घाव भरता है और हर नकाब उतारता है। तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां के बड़े डॉक्टर को तेरी मां के लिए ले आएंगे। लाला धनीराम को शक होने लगा था कि कहीं बिरजू उसका खेल न बिगाड़ दे। मालिक, बिरजू तो घर पर नहीं है। उसकी पत्नी कह रही है कि वो शहर की ओर गया है, किसी वकील से मिलने। वकील? उस भिखारी की इतनी हिम्मत! अगर बिरजू ने मुंह खोला तो हमारी करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाएगी। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। मुखिया जी अपने बरामदे में बैठे थे। तभी बिरजू वहां बुरी हालत में आया। बिरजू, ये तेरी क्या हालत है? और तू यहां इस वक्त? मुखिया जी, मर जाऊंगा, पर आज सच बोलकर जाऊंगा। माधव चोर नहीं है। वो गहने लाला ने चुराए थे और मुझसे जबरदस्ती माधव के घर रखवाए। लाला के आदमियों ने मुझे आज मारने की कोशिश की, पर मैं बच निकला। क्या कह रहा है तू? लाला ने इतना बड़ा पाप किया? पर गहने तो माधव के घर से निकले थे। ये देखिए, ये वो पर्चा है जिसमें लाला ने मुझसे अंगूठा लगवाया था कि मैं गवाही नहीं दूंगा। और ये वो नक्शा है जहां लाला ने बाकी बचा हुआ सामान छुपाया है। मुझे पुलिस के पास ले चलिए मुखिया जी, मैं सब कबूल करूंगा। माधव जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि ठाकुर साहब का भेजा हुआ डॉक्टर वहां मौजूद था। काकी की हालत में सुधार हो रहा था। मां, बस थोड़े दिन और हम वापस अपने घर जाएंगे। बेटा, मुझे घर नहीं चाहिए, बस तेरा सम्मान वापस मिल जाए। गांव वाले तुझे चोर न कहें, यही मेरी आखिरी इच्छा है। अगली सुबह गांव में ढोल बजाकर सबको इकट्ठा किया गया। मुखिया जी के चेहरे पर कठोरता थी। लाला घनीराम बेखबर अपनी शान में वहां पहुंचा, पर वहां की तस्वीर बदली हुई थी। वहां ठाकुर विक्रम सिंह और कुछ पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। सब क्या है मुखिया जी? ये पुलिस यहाँ क्यों? लाला, आज न्याय की गद्दी पर मैं नहीं, बल्कि ये गांव का पश्चाताप बैठा है। बिरजू, बाहर आ। जैसे ही बिरजू पुलिस के साथ बाहर आया, लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाला धनीराम, तुम्हारी हवेली की तलाशी में वो गुप्त तहखाना मिल गया है जहां मंदिर के बाकी बर्तन और गांव वालों की हड़पी हुई जमीन के कागजात थे। अब तुम्हारा असली ठिकाना जेल है। लाला धनीराम के हाथ में हथकड़ियां थीं और उसका सिर, जो कभी घमंड से ऊंचा रहता था, आज जमीन चूम रहा था। विलास बगल में खड़ा कांप रहा था। क्यों लाला, मंदिर की मैया को भी नहीं छोड़ा?
गरीबों का खून चूसते चूसते अब भगवान के गहनों पर डाका डालने लगे। हुजूर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये सब इस जमीन के लालच में किया। मुझे छोड़ दीजिए, मैं माधव की जमीन वापस कर दूंगा। जमीन क्या, तू अपनी पूरी जायदाद भी दे दे तो माधव की आंखों के आंसू और उसकी बीमार मां का दुख कम नहीं होगा। दरोगा जी, इसे ले जाइए। इसकी जगह अब काल कोठरी में है। मुखिया जी, ठाकुर विक्रम सिंह और गांव के कुछ गणमान्य लोग एक साथ जंगल की ओर रवाना हुए। वे माधव को ससम्मान वापस लेने जा रहे थे। मुखिया जी, आपने देर से ही सही पर सही फैसला लिया। माधव जैसे मेहनती किसान इस देश की रीढ़ हैं। ठाकुर साहब, मुझे अपनी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उस लाला की बातों पर यकीन कर लिया। आज जब तक माधव मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे चैन नहीं आएगा। माधव घर के बाहर लकड़ी काट रहा था। इतने आदमियों को आते देखा तो उसे लगा फिर कोई मुसीबत आ गई। माधव, मुझे माफ कर दे बेटा। हम सब अपराधी हैं तेरे। हमने तुझे बेघर किया, पर तूने जंगल में रहकर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। माधव भाई, लाला को जेल भेज दिया गया है। तू अब चोर नहीं है, तू इस गांव का सबसे सच्चा बेटा है। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव की सीमा पर शंख बजाए जा रहे थे। औरतों ने माधव के घर के द्वार पर रंगोली सजाई थी। माधव अपनी मां और पार्वती के साथ गांव में दाखिल हुआ। माधव, मैया के गहने वापस मिल गए हैं। आज मंदिर में महाआरती होगी और तुम मुख्य यजमान बनोगे। पुजारी जी, ये सब ठाकुर साहब और बिरजू की हिम्मत का फल है। मैं तो बस अपनी माटी का कर्ज उतार रहा था। लाला की हवेली को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। मुखिया जी ने फैसला सुनाया कि लाला ने जिन जिन की जमीनें हड़पी थीं, वे सब उन्हें वापस मिलेंगी। माधव, अब तुम्हारे पास अपनी जमीन है। मेहनत करो और गांव को खुशहाल बनाओ। ठाकुर साहब, अब इस मिट्टी से सोना उगेगा। अब कोई किसान किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। हम सब मिलकर खेत। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। माधव, पार्वती, काकी और बिरजू एक साथ आरती कर रहे थे। गांव में अब कोई ऊंच नीच नहीं थी। अंधेरा छट चुका था और न्याय का सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था। बेटा, आज मुझे चैन की नींद आएगी। मेरी दुआ कबूल हुई। हाँ मां, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। समय का पहिया घूमा और माधव के खेतों में अब सोना बरस रहा था। उसने ठाकुर विक्रम सिंह की मदद से नई तकनीक सीखी और अब पूरा गांव उसकी सलाह पर खेती करता था। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। बिरजू भाई, देखो, इस बार की पैदावार पिछले साल से भी दोगुनी होगी। हमने मिलकर इस सूखी माटी को फिर से जिंदा कर दिया। सच कहा माधव, पर याद है ना, आज पंचायत में शहर से बड़े बाबू आने वाले हैं। सुना है गांव के विकास की कोई नई योजना है। गांव की धूल भरी सड़क पर एक फटे हाल आदमी चला आ रहा था। ये विलास था जो 3 साल जेल में काटने के बाद लौटा था। वो सीधा अपनी पुरानी हवेली की ओर गया जो अब खंडहर बन चुकी थी। माधव, तूने मेरे पिता को जेल भिजवाया, मेरी हवेली छीन ली। लोग कहते हैं तू अब इस गांव का राजा है, पर याद रख, जख्मी शेर और हारा हुआ जुआरी सबसे खतरनाक होता है। पंचायत बैठी थी। सरकारी पटवारी एक बड़ा सा नक्शा पकड़कर खड़ा था। मुखिया जी और माधव पास ही थे। देखिए मुखिया जी, सरकार यहां से एक आधुनिक नहर निकालना चाहती है। इससे पूरे इलाके का भला होगा, पर इसके लिए गांव की कुछ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करनी होगी। पर वो जमीन तो हमारे किसानों की जान है। कौन कौन से खेत इसमें आ रहे हैं? माधव का मुख्य खेत, बिरजू की जमीन और कुछ अन्य छोटे किसानों के हिस्से। सरकार मुआवजा देगी, पर जमीन छोड़नी होगी। मेरी जमीन, जिसे मैंने खून पसीने से सींचा? साहब, क्या नहर का रास्ता थोड़ा बदला नहीं जा सकता? विलास को इस सरकारी योजना की भनक लग गई।
उसने सोचा कि यही मौका है माधव को गांव वालों की नजर में गिराने का। वो चुपके से गांव के उन छोटे किसानों से मिला जिनकी जमीन नहर में जा रही थी। भाइयों, क्या तुम्हें लगता है कि माधव तुम्हारी जमीन बचाएगा? वो तो खुद सरकार से मिलकर अपना मुआवजा तय कर चुका है। वो तुम्हें बेघर कर देगा जैसे मेरे पिता को किया था। क्या माधव ऐसा करेगा? वो तो हमारा मसीहा है। मसीहा सिर्फ कागजों पर होता है। असलियत देखनी है तो कल पटवारी के पास जाना। देखना माधव के दस्तखत पहले से वहां होंगे। अगली सुबह गांव का माहौल बदल गया। जो लोग माधव का सम्मान करते थे, आज वे उसे शक की निगाह से देख रहे थे। बाहर देखिए, लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने अपनी जमीन बचाने के लिए उनकी जमीन का सौदा कर लिया। ये क्या अनर्थ है? मैंने तो अभी तक किसी कागज पर हाथ भी नहीं लगाया। माधव जैसे ही बाहर निकला, गांव वालों ने उसे घेर लिया। माधव, सच बता, क्या तूने हमारी जमीन का सौदा किया है? पटवारी के पास जो फाइल है उसमें तेरा नाम सबसे ऊपर क्यों है? भाइयों, मेरी बात सुनो, ये कोई बड़ी साजिश है। माधव को समझ आ गया कि दुश्मन फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार लड़ाई लाठी की नहीं, बल्कि विश्वास की थी। मुखिया जी, अगर गांव वालों को मुझ पर शक है तो मैं आज इस पंचायत के सामने ऐलान करता हूं, अगर नहर के लिए किसी गरीब की जमीन जाएगी तो सबसे पहले मेरी पूरी जमीन सरकार ले ले, पर इन छोटे किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। विलास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधव अपनी पूरी जमीन की कुर्बानी देने को तैयार हो जाएगा। गांव के बरगद के नीचे आज भारी तनाव था। हवा में धूल और गुस्से की गंध थी। माधव हाथ जोड़कर पंचायत के बीच खड़ा था, जबकि सामने खड़े किसान उसे गद्दार समझ रहे थे। माधव, पटवारी साहब के कागजों में ये साफ लिखा है कि तुम्हारी जमीन को बचाने के लिए नहर का रास्ता मोड़ा गया है, जिससे छोटे किसानों के खेत डूब रहे हैं। क्या ये सच है? मुखिया जी, मैंने कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगर पटवारी साहब के पास मेरे दस्तखत वाला कोई कागज है तो उसे अभी सबके सामने दिखाया जाए। वो फाइल तो अभी तहसील गई है, पर नाम तो माधव का ही था। विलास भीड़ के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने पटवारी को भारी रिश्वत दी थी ताकि वो झूठे दस्तावेज तैयार करे। भाइयों, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? माधव ने हम सबको धोखा दिया है। देखो, इसके हाथ में भी वही अंगूठी है जो पटवारी साहब को रिश्वत में दी गई थी। सबकी नजरें माधव के हाथ पर गईं। सच में माधव की उंगली में एक नई सोने की अंगूठी चमक रही थी। माधव खुद हैरान रह गया। माधव चोर ही नहीं, धोखेबाज भी है। जबकि पूरा गांव माधव पर चिल्ला रहा था, बिरजू गायब था। वो विलास के उस पुराने ठिकाने पर पहुंच गया था जहां विलास रात में रुकता था। वहां उसे कुछ फटे हुए कागज मिले। ये तो पटवारी और विलास के बीच का समझौता है। विलास ने पटवारी को पैसे दिए हैं ताकि माधव को बदनाम किया जा सके। और ये रही वो दूसरी अंगूठी की रसीद। पंचायत में माहौल हिंसक होने ही वाला था कि बिरजू हाफता हुआ वहां पहुंचा। उसके हाथ में वो फटे हुए कागज और रसीद थी। रुक जाओ, कोई माधव भाई पर हाथ नहीं उठाएगा। असली गुनहगार ये पटवारी और वो विलास है। मुखिया जी ने जैसे ही उन्हें पढ़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमीने, तूने सरकारी नौकरी की आड़ में गांव को लड़ाने की कोशिश की। और विलास, तू जेल से सुधर कर नहीं बल्कि जहर बनकर लौटा है। मुझे माफ कर दो, मैं माधव की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने ही उसकी खिड़की पर अंगूठी फेंकी थी और पटवारी को पैसे दिए थे। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हमने एक बार फिर वही गलती की जो 3 साल पहले की थी। आप हमारे लिए अपनी जमीन देने को तैयार थे और हम आप पर पत्थर उठा रहे थे। अगले दिन ठाकुर विक्रम सिंह और एक ईमानदार इंजीनियर गांव आए। भाइयों, नहर का रास्ता इस तरह बनाया जाएगा कि किसी की भी उपजाऊ जमीन नहीं जाएगी। गांव की बंजर जमीन से नहर गुजरेगी
जिससे सबको पानी मिलेगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। माधव ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के स्कूल के लिए दान कर दिया। बेटा, दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, पर जो जड़ें मिट्टी से जुड़ी होती हैं उन्हें कोई तूफान नहीं उखाड़ सकता। माँ, अब इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ प्यार की फसल उगेगी।